वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के 3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे। वो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दे चुका था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किन किन व्यक्तियों ने की, कब की, कौन से स्थल खोजे गए हैं, कितने स्थल कहाँ खोजे गए हैं। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है लगभग 925 स्थल जो है वो भारत से खोजे गए हैं, 426 पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से 2 खोजे गए हैं ना। ये ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। अफगानिस्तान से कितने खोजे गए हैं? 2। अब वो कौन कौन से हैं ये आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो पहले की वीडियो देख लेना आप लोग, है ना, पूरा पता लग जाएगा। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा कौन सी है, कौन से स्थल कहाँ पे मिले हैं, मैपिंग के थ्रू मैंने बताया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं। चलिए बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का ये अपना पार्ट 4 रहेगा और इसमें अपन हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इनके जो राजनीतिक जीवन वगैरह है, इनकी जीवन शैली है, इनको अपन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये आप लोगों का एसआई वगैरह के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आता है कि जो मेंस का पेपर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन लिखिए, सामाजिक जीवन के बारे में परिचय दीजिए, तो वो 3 नंबर का आ जाता। तो आप लोगों को मैंने इतना लंबा करवा दिया है, ये 3 नंबर का है तो 6 नंबर का हो जाएगा आराम से। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन मतलब समाज में कैसे रहते थे, एक दूसरे के परिवार में, कुल में कैसे रहते थे। बात करते हैं उनके सामाजिक जीवन की। तो जो नगर नियोजन की बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों नगर नियोजन की, तो इनका नगर नियोजन कैसा था, मतलब नगर कैसा बसा हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके नगर जो है दोस्तों वो 3 भागों में बटे हुए थे। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी, कौन सी थी? नगर नियोजन। ठीक, अब बात करें दोस्तों तो कुछ चीज समझते हैं। देखिए, ऐसा रहता था वहां पे कि ये जो है ये पश्चिमी दिशा है और इधर कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो जो पश्चिम के ये दुर्ग थे, जो किले थे, ये 4 दीवारी से ढके हुए थे। क्लियर थी बात? और ये ऊपर की साइड थे, परंतु जो पूर्वी टीले थे ये निचली साइड पर थे, इधर पूर्व इधर पश्चिम। ठीक, तो ये जो पश्चिमी टीले थे ये पूर्वी टीलों की अपेक्षा ऊपर हुआ करते थे और ये 4 दीवारी से ये घिरे हुए थे। ठीक, बात करते हैं दोस्तों जो पूर्वी टीले थे ये 4 दीवारी से नहीं घिरे हुए थे और पश्चिमी टीलों की अपेक्षा ये नीचे रहते थे। ठीक, तो इनमें जो रहेंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि भैया जो प्रोटेक्शन में रहेगा वो तो बड़ा आदमी है। ठीक, तो बड़े आदमी उस समय हुआ करते थे दोस्तों पुरोहित। पुरोहित बोले तो ब्राह्मण लोग जो रहते थे, है ना। आज के जमाने में भी बात करते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें सबसे ज्यादा तवाजुब अपन पुरोहित को ही देते हैं। पुरोहित मतलब ब्राह्मण लोग, है ना। तो जो ब्राह्मण लोग रहते थे वो दोस्तों पश्चिमी टीले में रहते थे और ये 4 दीवारी से घिरा हुआ था। परंतु ये जो पूर्वी टीला था इसमें रहते थे सामान्य लोग, मतलब जो नगर के सामान्य लोग थे वो पूर्वी टीलों में रहते थे। ठीक, तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि दोस्तों जो पश्चिमी टीला था ये प्रतिरक्षा प्रणाली से घिरा हुआ था। ये प्रतिरक्षा प्रणाली से घिरा हुआ है और कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। और पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा हुआ करता था। ठीक, पूर्वी टीले में कौन रहते थे? सामान्य लोग रहते थे नगर के। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। परंतु अपवाद था एक कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो कालीबंगा के जो नगर वो दुर्ग थे ये दोनों अलग अलग प्राचीर से ढके हुए थे, है ना। देखिए बात करते, कालीबंगा के ये जो पश्चिमी और पूर्वी नगर है ये अलग अलग प्राचीर से ढके हुए थे। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे।
अब देखिए बात करते हैं दोस्तों, लोथल कहाँ है? गुजरात में, और सुरकोटदा भी क्या है? गुजरात में, है ना। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। लोथल व सुरकोटदा का संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। एक ही प्राचीर मतलब बात करते हैं देखो ऐसा, तो लोथल व सुरकोटदा का संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, कालीबंगा के नगर व दुर्ग अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल और सुरकोटदा के एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि धोलावीरा का नगर 2 इकाइयों में विभक्त था। ठीक है, धोलावीरा का नगर कितनी इकाइयों में विभक्त था? 2 में। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? धोलावीरा है गुजरात में। और धोलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां का नगर नियोजन 3 प्रकार से था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया, या सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। ठीक, चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। क्लियर है इतनी बात? जो चनहुदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। तो चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। नगर के जो मुख्य मार्ग थे वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये समकोण पर खुलते थे। देखिए कैसे समकोण, कैसा समकोण बोले तो दोस्तों 90 डिग्री, है ना। जैसे बात करते हैं दोस्तों, यहां ये होता है 90 डिग्री, मतलब एक सड़क इधर से आई, एक सड़क इधर से आई, तो ये 90 डिग्री पे आपस में मिलते थे, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों कि नगर के मुख्य मार्ग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण समकोण पर मिलते थे। ठीक, समकोण मतलब कितना डिग्री दोस्तों? 90 डिग्री। चलिए आगे की बात करते हैं। सड़कें जो थी वो प्रायः कच्ची हुआ करती थी। ठीक, अपवाद क्या था? मोहनजोदड़ो, मतलब वो सड़कें जो थी वो कच्ची हुआ करती थी, परंतु अपवाद क्या था? मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी दोस्तों वो पक्की हुआ करती थी। ठीक, चलिए अब जो घर के दरवाजे व खिड़कियां थी, जो घर के दरवाजे व खिड़कियां थी वो दोस्तों गलियों में खुलते थे। ठीक, ये लिखा अपन ने कि घरों के दरवाजे व गलियां जो है दोस्तों, माफ कीजिएगा, घरों के दरवाजे व खिड़कियां जो है ये गलियों में खुलते थे, परंतु अपवाद क्या था? लोथल। तो दोस्तों जो बात करते हैं, कालीबंगा के जितने भी नगर थे उनके दरवाजे और खिड़कियां जो है ये गलियों में खुलते थे, परंतु अपवाद क्या है दोस्तों? लोथल। क्लियर है बात? इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि पूर्वी टीले में दोस्तों सामान्य लोग रहते थे, पश्चिमी टीले में पुरोहित रहते थे। पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षाकृत ऊंचा था। ठीक, चलिए पश्चिमी टीला प्रतिरक्षा प्रणाली से घिरा हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपवाद क्या था? कालीबंगा। कालीबंगा के जो दुर्ग थे और नगर थे ये अलग अलग प्रतिरक्षा प्रणाली से घिरे हुए थे। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो किसी भी प्रतिरक्षा प्रणाली से घिरा हुआ नहीं था। आगे बात करें मतलब वो दुर्गीकृत नहीं था। आगे मैं बोलूं दोस्तों तो एक धोलावीरा ऐसा नगर था जो 2 भागों में विभक्त था। उसके बाद लोथल और सुरकोटदा जो है उनके संपूर्ण नगर या दुर्ग जो है वो एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। जो सड़कें थी दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें प्रायः कच्ची हुआ करती थी, परंतु अपवाद क्या था? मोहनजोदड़ो। इनके जो घरों के खिड़की और दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, परंतु अपवाद क्या था दोस्तों? अपवाद जो था दोस्तों वो क्या था? लोथल। मतलब जो लोथल था दोस्तों, उस लोथल के जो खिड़की और दरवाजे जो थे वो कहाँ खुलते थे? वो खुलते थे दोस्तों सड़कों पर खुलते थे। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। इनके जो भवन थे वो प्रायः 2 मंजिला हुआ करते थे। जो भवन थे दोस्तों वो प्रायः कितने मंजिला हुआ करते थे? 2 मंजिला हुआ करते थे। जो भवन थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। जो भवन थे दोस्तों वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। और ईंटों का आकार क्या था? 4:2:1, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनका अनुपात रहता था 4:2:1। क्लियर इतनी बात? चले 2 चीज समझना कि इनके जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, परंतु अपवाद था कालीबंगा। कालीबंगा के जो घर थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ठीक, इनके जो फर्श थे मतलब जो आंगन थे घर के जो अपन चलते रहते हैं
वो जो आंगन थे दोस्तों वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, परंतु अपवाद क्या था, कालीबंगा, कि कालीबंगा के फर्श या आंगन कैसे बने थे, पक्की ईंटों से, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस सभ्यता की में पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत जो थी वो थी दोस्तों गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा कहाँ है दोस्तों, लोथल में। इस सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, गोदीवाड़ा या लोथल, मतलब गोदीवाड़ा कहाँ था, लोथल में। आगे बात करें दोस्तों, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, अन्नागार थी, है ना। अन्नागार क्या होता था, अन्नागार मतलब दोस्तों जिसमें अन्न रखते थे। ठीक, उसके बाद सबसे पहली फसल मानव द्वारा कौन सी थी दोस्तों, जौ, है ना। तो अन्नागार जो थे हड़प्पा में वो 12 हुआ करते थे, मतलब 6-6 की पंक्ति में 2। जैसे ये हो गए 1 2 3 4 5 6, तो आगे 1 2 3 4 5 6। तो हड़प्पा में जो अन्नागार थे वो जो थे वो 2 पंक्ति में हुआ करते थे, 6-6 की पंक्ति में। ठीक, मतलब 2 पंक्ति हुआ करती थी और 6-6 अन्नागार हुआ करते थे, तो 6 दूनी 12। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी दोस्तों, अन्नागार। चलिए आगे बात, इसको एक बार और रिवाइज देखते हैं। देखिए, भवन जो थे वो प्रायः पक्की ईंटों से बने हुए थे, परंतु अपवाद क्या था, कालीबंगा। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए थे। इनके जो नगर के जो फर्श थे, मतलब घरों के फर्श या आंगन थे, वो कच्ची ईंटों से बने थे, परंतु अपवाद क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा के जो आंगन थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। ईंटों का आकार क्या था, तो भवन की ईंटों का आकार था 4:2:1। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पक्की ईंटों से बनी गई सबसे बड़ी जो है इमारत कौन सी थी, तो गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा में दोस्तों कहाँ है, गोदीवाड़ा लोथल में है। आगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो अन्नागार थी। आप लोगों को अपवाद सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठता है, एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से उठाता है। तो अपवाद तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखनी है, जितने भी अपवाद है बिल्कुल याद रखना है ना। चलो, तो ये तो हुआ इनका नगर नियोजन। नगर नियोजन जो था दोस्तों, एक बार और इसको रिकॉल करवा दूं, तो नगर नियोजन जो था वो बात करते हैं दोस्तों, पश्चिमी टीला जो था वो पूर्वी टीले की अपेक्षा ऊंचा हुआ था और वो प्रतिरक्षा प्रणाली से घिरा हुआ था। आगे मैं बात करूं तो चनहुरड़ो एकमात्र ऐसा नगर था, चनहुरड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, जो दुर्गीकृत नहीं था। धोलावीरा के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, है ना। धोलावीरा का नगर 2 इकाइयों में बटा हुआ था। लोथल व सुरकोटदा का संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। कालीबंगा के दुर्ग व नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। नगर के मुख्य मार्ग जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण समकोण पर मिलते थे। सड़कें प्रायः कैसी होती थी, कच्ची होती थी, परंतु अपवाद क्या है, मोहनजोदड़ो इसकी सड़कें कैसी थी, पक्की थी। तो ये अपवाद आ गया, याद रखना है। ठीक, चल, घरों के दरवाजे जो है या खिड़कियां वो गलियों में खुलते थे। घरों के जो दरवाजे या खिड़कियां थी वो गलियों में खुलते थे, परंतु अपवाद क्या था, लोथल, है ना। लोथल के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुलते थे, सड़कों पर खुलते थे। ठीक, चल, भवन जो था दोस्तों वो प्रायः दोस्तों 2 मंजिला हुआ करते थे, और भवन जो था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, परंतु अपवाद क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए थे। इस नगर के जो भवनों के फर्श थे, आंगन थे, वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, परंतु अपवाद क्या था, कालीबंगा। कालीबंगा के आंगन पक्की ईंटों से बने हुए थे। भवन में जो ईंटें उपयोग हुई थी उनका आकार क्या था, 4:2:1। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो दोस्तों वहां थी गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा कहाँ है, लोथल में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी दोस्तों, तो अन्नागार थी। तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, नगर नियोजन। अब बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति था स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा बहन कहा है। मतलब हड़प्पा और ये जो मोहनजोदड़ो थे ये दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, बस जो मोहनजोदड़ो था
वो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। एक मूवी है ऋतिक रोशन की और पूजा हेगड़े की, वो मूवी है कौन सी दोस्तों, मोहनजोदाड़ो। तो आप लोग उसको देखना तो वो जल्दी और समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, अभी देखिए दूसरा पॉइंट अपना वही है ना। तो स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाया है। और शासन किनके हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। यहां पे शासन जो करते थे दोस्तों वो कौन थे, वो वणिक वर्ग था। वणिक वर्ग मतलब व्यापार करने वाले, जो व्यापार करते थे, है ना। तो उस समय व्यापार जो था वो बहुत जोरों शोरों से चलता था। जैसे आप लोग वो मूवी देखना, वो मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, वो भी अपने पापा से बोलता है कि मेरे को वहां ऊंचे टीले पे जाना है और व्यापार करके आना है। उस समय पैसे तो हुआ नहीं करा, तो उस समय वाणिज्य व्यापार की जो वस्तु विनिमय जो था प्रणाली, ये उसमें था एक तो मोहरे थी और एक वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। मतलब दोस्तों कैसे कि एक वस्तु अपने को चाहिए तो अपनी वो वस्तु अपन उनसे ले लो और अपनी वस्तु उनको दे दो, तो वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, उस समय मोहरे हुआ करती थी। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा इनका क्या, नगर नियोजन और ये राजनीतिक जीवन। अब क्या आएगा, अब आएगा दोस्तों सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं सामाजिक जीवन की बात करूं तो सामाजिक जीवन की बात करें दोस्तों, चलिए देखिए बात करते हैं। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करूं तो सामाजिक जीवन था ये बहुत बढ़िया व्यवस्थित था, है ना। कैसे था बात करते हैं, देखिए सामाजिक जीवन जो था दोस्तों ये 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में, 4। आज भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु उस समय जो वर्ण थे वो उनको वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, बस उन लोगों ने बांट रखे थे वहां पे। ठीक, सबसे पहला देखिए बात करते हैं आगे। आजकल क्या होता है, सब 4 वर्ण बताता हूं आप लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण तो आप लोगों को पता ही है, जो पूजा पाठ करते हैं। क्षत्रिय वो लोग थे जो युद्ध करते थे, मतलब जो युद्ध में भाग लेते थे, जो योद्धा हुआ करते थे। ठीक, वैश्य मतलब व्यापार करने वाले। ठीक, जो व्यापार करते थे उनको बोलते हैं क्या, वैश्य। और शूद्र उस समय उन लोगों को बोलते थे जो निचली जाति के हुआ करते थे। ठीक, तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं आया था। ये जो वर्ण व्यवस्था बटी थी ये कब बटी थी, ये इसके बाद बटी थी। इसके बाद का जो काल आया मतलब वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था आई थी। परंतु इस समय ब्राह्मण लोगों को क्या बोलते थे, विद्वक। ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं, विद्वक। इधर बोलते थे दोस्तों श्रमिक, इनको वैश्य ही बोलते थे और इनको शूद्र ही बोलते थे। तो ब्राह्मण लोगों को विद्वक बोलते थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को माथा पच्ची नहीं करना इतना, परंतु यह याद रखना कि ब्राह्मण को विद्वक बोलते थे, इधर श्रमिक, वैश्य और शूद्र। ठीक, इनका जो समाज था दोस्तों वो पितृ सत्तात्मक ना होकर मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। अब ये क्या आया नया झमेला, तो बताते हैं। पितृ सत्तात्मक मतलब पुरुषों की प्रधानता और मात्र सत्तात्मक मतलब महिलाओं की प्रधानता। ठीक, तो ये जो समाज था दोस्तों ये पितृ सत्तात्मक नहीं था, ये कैसा था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक। आजकल का नया जो जमाना है वो कैसा है, वो पितृ सत्तात्मक है, मतलब लड़कों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है ना, हर फील्ड में आगे जा रही है। तो बात करते हैं दोस्तों, इनका समाज था मात्र सत्तात्मक। इसके बाद एक और मात्र सत्तात्मक समाज आएगा, वो आएगा दोस्तों उधर वशिष्ठी पुत्र पुलवामी में सातवाहन वंश की, उसकी बाद में बात करेंगे अपन। परंतु याद रखना कि इनका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। इनके जो मनोरंजन के साधन थे, वो मनोरंजन के साधन क्या थे दोस्तों, देखिए बात करते हैं। कुछ लोग पसंद करते थे क्या, शिकार करना। कुछ लोग पसंद करते थे शतरंज। कुछ लोग खेलना पसंद करते थे पासा। ठीक,
और कुछ दोस्तों बात करते हैं, कुछ पसंद करते थे चौपड़, ठीक। कुछ शिकार करते थे, मतलब शिकार भी करते थे वहां पे, शतरंज भी खेलते थे, पासा भी खेलते थे और चौपड़ भी खेलते थे। ये सारे के सारे जो दोस्तों ये चीज है, ये थे मनोरंजन के साधन। क्लियर की बात, ठीक, पल्ले पड़ रही है, ठीक। उसके बाद इनका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, बढ़िया अच्छा सा जीवन था, अच्छा सा जीवन बिताते थे और बढ़िया लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे। बस ये था कि कबीले में रहते थे। इनके घर जो बात करते थे दोस्तों, इस समय जो था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता पूरा नगर नियोजन का था, परंतु इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आएगी, वो सारी की सारी जो वैदिक सभ्यता आएगी, वो आएगी दोस्तों वापस गांव से शुरू होगी, ठीक। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक नगर नियोजन बताया, एक राजनीतिक जीवन बताया और एक क्या बताया मैंने दोस्तों, सामाजिक जीवन बताया, ठीक। अब बात करते हैं अपन क्या, एक दोस्तों बात करते हैं अपन धार्मिक जीवन की, परंतु उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं। देखिए बात करते हैं, जो दाह संस्कार था, इसका भी एक रीति रिवाज हुआ करता था। दाह संस्कार मतलब जो व्यक्ति मर जाता था जब उसको गाड़ने का। चलिए बात करते हैं। एक होता था दोस्तों पूर्ण समाधान। एक क्या होता था, पूर्ण समाधान, मतलब उसको जला जुलू के और उनकी आत्मा को शांति वगैरह दे दो, ये वगैरह, है ना। एक होता था दोस्तों दाह संस्कार। दाह संस्कार होता था दोस्तों, मतलब जो गाड़ते थे। तो एक जगह दोस्तों आप लोगों ने सुनी होगी, उस जगह का नाम क्या है, रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। तो रोपड़ से मानव के साथ, किसके साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता ही था। तो रोपड़ एक ऐसी जगह थी, वो वहां पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। इतनी बात क्लियर, पल्ले पड़ रही है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं दोस्तों। उस समय कुछ कब्रिस्तान हुआ करते थे, कब्रिस्तान के कुछ नाम हुआ करते थे, ठीक है। कब्रिस्तान के नाम कैसे, देखिए, पहले कब्रिस्तान का नाम होता था दोस्तों कब्रिस्तान एच, और एक का नाम हुआ करता था दोस्तों कब्रिस्तान R37। ये यामा की कंपनी है, नहीं ऐसा रहता है ना, R15 वगैरह ये रहते हैं ना, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो कब्रिस्तान जो है वो कुछ नाम हुआ करते थे। पहला नाम क्या था, कब्रिस्तान एच, एक का नाम क्या था, कब्रिस्तान R37। रोपड़ ऐसी जगह है, वहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दाह संस्कार भी होता था, पूर्ण समाधान भी होता था, और वहां पे होता था दोस्तों आंशिक समाधान भी होता था। क्लियर है इतनी बात, तीन तरीके से होता है, एक आंशिक समाधान, एक पूर्ण समाधान, एक दाह संस्कार, ठीक। चलिए, तो ये क्या हुआ, नगर नियोजन। मैंने आप लोगों को नगर नियोजन पढ़ाया, राजनीतिक जीवन पढ़ाया, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सामाजिक जीवन पढ़ाया, एक पढ़ाया मैंने क्या, दाह संस्कार। अब बात करते हैं अपन दोस्तों, अब बात करते हैं अपन काय की। अब एक तो आर्थिक जीवन आएगा इनका। आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन इनका दोस्तों क्या करते थे, यहां पे उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे। पैसे जो हो, इनका जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो जो आर्थिक जीवन में दोस्तों चार चीजें आती है, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार और उद्योग, ठीक। अपन जितने भी आर्थिक जीवन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के या ऋग्वेदिक सभ्यता के या उसके बाद उत्तर वैदिक के, तो उसमें चार चीज पढ़ेंगे, एक तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार और एक उद्योग। चल सबसे पहले कृषि की बात करें, तो जो कृषि है दोस्तों, वहां क्या है, कालीबंगा से जूते हुए हल्के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जूते हुए हल्के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से, ठीक है। और पक्की मिट्टी से बने हल कहां से मिले, बनावली। बनावली कहां है, हरियाणा, ठीक। मोहनजोदड़ो के घरों से कुओं के साक्ष्य मिले हैं,
मतलब जो मोहनजोदड़ो के जो घर थे वहां पे कुएं बने हुए थे, प्लस यहाँ पे मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, तीन चीजें याद रखना है हल से, कि पकी हुई मिट्टी के हल बनावली, अगर जूते हुए हल तो कालीबंगा, और मिट्टी का हल कहाँ मिला है तो मोहनजोदड़ो। ठीक, चल जो फसलें हुआ करती थी दोस्तों वो पूरे साल नहीं बोआ जाती थी। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। वो बोते थे नवंबर में और काटी जाती थी अप्रैल में। मतलब जो फसल हुआ करती थी या कृषि हुआ करती थी वो नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में हुआ करती थी। पूरे साल हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि नहीं करते थे, वो करते थे नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दाल का ज्ञान नहीं था, तो परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो दाल का ज्ञान नहीं था। उस समय पशुपालन में कुबड़ वाले सांड का जो है पशुपालन करते थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी पूजा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, तो कुबड़ वाले सांड जो है दोस्तों उसकी क्या होती थी? पूजा हुआ करती थी। और गुजरात के लोग हाथी पालते थे। गुजरात के लोग क्या पालते थे? हाथी पालते थे। ये एक छुट गया अपना पॉइंट कि लोथल एवं रंगपुर से, लोथल का है गुजरात, तो लोथल एवं रंगपुर से मृण मूर्ति में धान की भूसी लिपटी हुई है। मतलब लोथल और जो रंगपुर है दोस्तों वहां की जो मृण मूर्ति है, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी गई मूर्ति, उनसे दोस्तों धान की भूसी लिपटी हुई है। ठीक है, चल कालीबंगा से ऊंट की हड्डी मिली है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ये दोस्तों ये शहर या नगर तो आप लोग रट देना कि कौन सा कहां पर है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी मिली है। राणा गुंडई से क्या मिला है दोस्तों? तो घोड़े के दांत, परंतु सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी मिली हुई है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी। ठीक है, और अगर राणा गुंडे की बात करूं तो वहां से घोड़े के दांत। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी मिली है, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली है, और राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। घोड़े का अंकन किसी भी मोहर पर नहीं था। जो घोड़ा था उसका अंकन किसी भी मोहर पर नहीं था। ऐसा ही दोस्तों गाय की आकृति भी किसी भी मृद मूर्ति पर नहीं मिली है। मतलब जो गाय की आकृति है वो किसी भी मृण मूर्ति पर या मृद भांड पर नहीं मिली है, और ना ही घोड़े का किसी भी मोहर पर अंकन मिला हुआ है। ठीक, चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। कालीबंगा से सबसे पहले दोस्तों कृषि की बात कर रहा हूं, है ना? तो कृषि में कालीबंगा से जुते हुए हल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो मोहनजोदड़ो के घर है वहां से कुओं के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी का हल मिला है। तो याद रखना कालीबंगा से दोस्तों क्या मिला है? जुते हुए हल, मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल, और बनावली से मिट्टी के पके हुए हल। ठीक है, चलो मेहरगढ़ से कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ को बोलते हैं दोस्तों बलूचिस्तान की टोकरी। ठीक, दाल के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। लोथल व रंगपुर से जो मृण मूर्तियां मिली है, मतलब मिट्टी की मूर्तियां, वहां पे धान की भूसी लिपटी हुई है। ये हुआ अपना कृषि। अब मैं बात करूं पशुपालन की, तो पशुपालन में कुबड़ वाले सांड को पशुपालन किया जाता था, उसकी पूजा हुआ करती थी। ठीक है, गुजरात में हाथी को पालते थे, हाथी पालन हुआ करता था गुजरात में। घोड़ा, शेर और बाघ पालतू पशु नहीं थे। ये बात ध्यान रखना, परीक्षा में आ चुका है कि घोड़ा, शेर और बाघ ये पालतू पशु नहीं थे, मतलब लोग पालते नहीं थे। इनका ज्ञान था परंतु पालते नहीं थे। ठीक है, चल घोड़े का अंकन किसी भी मोहर पर नहीं था, और गाय का अंकन भी किसी भी मोहर पर नहीं था। आगे की बात करूं दोस्तों तो मैंने आप लोगों को कृषि पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को पशुपालन पढ़ा दिया। अब मैं बात करता हूं वाणिज्य व्यापार की, और उसके बाद अपना चलेगा उद्योग एवं धंधे।
वाणिज्य व्यापार में मतलब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन चीजों का व्यापार हुआ करता था, क्या क्या चीजें आयात हुआ करती थी, क्या क्या चीजें निर्यात हुआ करती थी। तो याद रखना वाणिज्य व्यापार सबसे बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य व्यापार में ध्यान रखना कौन सी चीज बेची जाती थी, कौन सी खरीदी जाती थी, आयात निर्यात मतलब निर्यात की दर क्या थी, आयात की दर क्या थी, पैसे थे कि नहीं थे, बंदरगाह मतलब विनिमय का माध्यम क्या था, तो विनिमय का माध्यम क्या बंदरगाह था कि सड़कें थी, मतलब जल था कि थल था। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। देखिए बात करते हैं, मैं वाणिज्य व्यापार की बात करूं, ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों का एमपीपीएससी लेवल का है ना। अगर आप लोग मेंस की तैयारी करते हो तो आप लोगों को पूरा काम आएगा, ये प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा ना, बने रहिए। और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना मेहनत कर रहे हैं तो, है ना, यह आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चल बात करते हैं, तो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता इतना डीप में पढ़ा दिया जाएगा कि एमपीपीएससी में तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ना। आपके कुछ लोग सोचे अरे कि एसआई वगैरह एमपी पुलिस वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है नहीं, ये सारे के सारे लो लेवल के एग्जाम है ना। ये तो आप लोगों का आराम से निकल जाएगा, पटवारी हुआ, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एसआई वगैरह हुआ, ठीक है, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। जब एमपीपीएससी का पढ़ रहे हैं तो एसआई वगैरह तो आराम से निकलेगा। ठीक, चल वाणिज्य व्यापार की बात करूं दोस्तों, तो जो हड़प्पा कालीन की मोहर जो थी दोस्तों, वो कहां कहां से मिली है, तो देखो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कहां, इराक में। ठीक, तो मेसोपोटामिया के सूसा, उर और निप्पुर से, बहरीन, बहरीन कहां दोस्तों, फारस की खाड़ी में, ठीक है, वहां से मिली हुई। मतलब हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहां से मिली हुई है, तो एक तो मिली है दोस्तों कहां से, मेसोपोटामिया की जगह है उर, सूसा, और एक है दोस्तों निप्पुर, ठीक है, और एक बहरीन से मिली है। बहरीन कहां है, फारस की खाड़ी में। ठीक, मोहनजोदड़ो से दोस्तों मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। ठीक, और लोथल से फारस की खाड़ी की बेलनाकार मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां की बेलनाकार मोहरें मिली है, और लोथल की बात करूं तो वहां से फारस की खाड़ी की मतलब बहरीन की बेलनाकार मोहरें मिली हुई है। याद रखना है, मैं कंफ्यूज मत होना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां है दोस्तों, इराक वगैरह की, इराक ईरान की। ठीक है, फारस की खाड़ी को भी, फारस को ही पहले इराक बोला करते थे, ठीक है, परंतु फारस की खाड़ी में एक दोस्तों बात करते हैं क्या जगह थी, बहरीन। ठीक, चल भारत की जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी, मतलब चौकोर थी। जो विदेशों की मोहरें आई वो बेलनाकार आई, परंतु भारत की जो मोहरें थी वो कौन सी थी, वर्गाकार या चौकोर। ठीक, चल मेसोपोटामिया के एक सम्राट थे, वो एक राजा थे, उनका नाम था सारगोन, और सारगोन ने एक लेख लिखा था या अभिलेख लिखा था। तो सारगोन के अभिलेख से अपने को यह पता चलता है कि दिलमन, दिलमन कहां है दोस्तों, बहरीन में। ठीक है, माकन कहां है, मकरान तट, मकरान तट कहां है, बलूचिस्तान में, और मेलुहा उसने बोला है किसको, हड़प्पा को। बहरीन को दिलमन बोला है सारगोन ने अपने अभिलेख में, मकरान तट को माकन बोला है, और हड़प्पा को मेलुहा बोला है। ठीक, तो दिलमन, माकन तथा मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। क्लियर है इतनी बात दोस्तों। मेसोपोटामिया कहां है, इराक में। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं दिलमन, माकन और हड़प्पा के जो जहाज थे, लंगर मतलब वहां पे जाते थे व्यापार के लिए। ठीक है, तो कहां पे लंगर डालते थे, तो मेसोपोटामिया में लंगर डालते थे। तो क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेता है कि वह कथन किसका है जिसने ये लिखा है कि दिलमन, मेलुहा, बात करते दोस्तों कि दिलमन, मकरान। ठीक है, मतलब दिलमन में, दिलमन कहां है दोस्तों, दिलमन है बहरीन में, तो दिलमन में मकरान और मेलुहा के जहाज लंगर डालते थे। ये किसने लिखा है, तो सारगोन ने लिखा अपने अभिलेख में। ठीक, चल आगे बात करते हैं दोस्तों। दिलमन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्यस्थिति की भूमि निभाता था। मतलब कैसे दोस्तों, दिलमन मतलब बहरीन, और दिलमन कहां है, मेसोपोटामिया में। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में। तो दोस्तों बात करते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में आते समय बीच में क्या पड़ता था, दिलमन। मतलब दोस्तों मेसोपोटामिया इराक से आया अपन, है ना, अभी मैप नहीं अपने पास, तो अपन इधर से इराक से आए, यहां से इराक से आए इधर से, तो इराक सबसे ऊपर रहेगा यहाँ, इराक के बाद आएगा दोस्तों यहाँ पे बहरीन, और बहरीन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इराक था, इराक मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता, बीच में क्या आएगा, दिलमन, दिलमन मतलब बहरीन, और आखिरी में क्या आएगा, हड़प्पा मतलब मेलुआ। तो जो दिलमन था दोस्तों वो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। ठीक है, दिलमन जो है बहरीन को दोस्तों उगते हुए सूरज तथा हाथियों का देश कहा गया है। ठीक है, क्या है? इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार था दोस्तों, उस हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा कालीन की जो मोहरें मिली है वहां पे कहा मिली है दोस्तों, एक तो मेसोपोटामिया के उर सूरा मतलब उर सूसा और निकपुर से मिली है, और एक बहरीन फारस से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, तथा लोथल से फारस की खाड़ी की बेलनाकार मोहर मिली हुई है। भारत की मोहर कैसी थी, वर्गाकार या चौकोर हुआ करती थी। मेसोपोटामिया के एक सम्राट थे, उन सम्राट का नाम क्या था, सारगोन, और सारगोन का एक अभिलेख है, उसमें लिखा है उसने कि दिलमन मतलब बहरीन, माकन मतलब मकरान तट, और मेलुआ मतलब हड़प्पा। तो जो दिलमन है दोस्तों ये माकन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे, और जो दिलमन था वो सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। दिलमन जो है इसको वो दोस्तों उगते हुए सूरज का देश या हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो पहला अपन बात करते हैं कृषि की, एक है पशुपालन, एक है वाणिज्य व्यापार। ये सारा का सारा सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में अपना चल रहा है। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले कृषि की बात करूं तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि थी वहां पे दाल नहीं हुआ करती थी, बाकी बहुत सारी फसलें हुआ करती थी, परंतु उनको दाल का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के घरों से कुओं के साक्ष्य मिले हैं और एक मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगा से बात करते हैं दोस्तों जुते हुए हल मिले हैं। बनावली से पकी मिट्टी के हल मिले हैं, और मिट्टी के हल की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से मिले हुए। ठीक है, मेहरगढ़ को कब बात करते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ से कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और मेहरगढ़ को ही क्या बोलते हैं, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी बोलते हैं। ठीक है, लोथल व रंगपुर की जो मृण मूर्तियां है वहां से दोस्तों बात करते हैं धान की भूसी लिपटी हुई मिली है। पशुपालन में कुबड़ था, कुबड़ वाले सांड की जो है पूजा हुआ करती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बाघ शेर इनका पशुपालन नहीं हुआ करता था। उसके बाद में बात करूं तो गाय और घोड़े की जो मोहरों पर अंकन नहीं था। आगे में बात करूं दोस्तों तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डी मिली हुई है, कालीबंगा से ऊंट की हड्डी मिली हुई है, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली हुई है, और राणा गुंडई से घोड़े की अस्थि मिली हुई है। ठीक है, मतलब घोड़े के दांत मिले हुए। ठीक, वाणिज्य व्यापार की बात करूं तो हड़प्पा कालीन जो है मोहरें जो है वो मेसोपोटामिया के उर सूसा और निकपुर से मिला हुआ है, और बहरीन की फारस की खाड़ी से मिला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों विदेशी मुद्राएं बेलनाकार हुआ करती थी, तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और अगर मैं बात करूं फारस की खाड़ी की बेलनाकार मोहर कहां से मिली है तो लोथल से। भारत की मोहर चौकोर या वर्गाकार हुआ करती थी। मेसोपोटामिया के एक सरदार थे, यह सम्राट थे, कौन थे, सारगोन। तो सारगोन के अभिलेख से पता लगता है कि दिलमन माकन तथा मेलुआ उसके जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। उसके बाद दिलमन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। दिलमन को उगते हुए सूरज का देश तथा हाथियों का देश कहा जाता था।
तो अपन ने दोस्तों अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा नगर नियोजन, उसके बाद अपन ने पढ़ा दाह संस्कार, इनका राजनीतिक जीवन पढ़ा अपन ने, इनका अपन ने सामाजिक जीवन पढ़ा, एक पढ़ा अपन ने आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, तो इसमें अपन ने कृषि पढ़ लिया, पशुपालन पढ़ लिया, वाणिज्य व्यापार पढ़ लिया। वाणिज्य व्यापार में अपन ने मोहरे पढ़ लिए, परंतु आयात निर्यात के मोहरे अभी कुछ नहीं पढ़ी कि क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था। उसके बाद विनिमय का माध्यम मतलब जल था कि थल था। ये सारे के सारे अपन जो कवर करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यह लेक्चर थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन पे हम लोगों का जो है पूरा का पूरा टिका हुआ है ना। तो बात करते हैं, आप लोग अगर थोड़ा सब्सक्राइब करोगे, हम लोगों को मोटिवेट करोगे, तो हम लोग और मोटिवेट होंगे और अच्छे और वीडियो बनाएं। तो हिस्ट्री के आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा मैं आप लोगों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पूरा क्या खत्म करवाऊंगा, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, चलिए।